इन वेलकम यू इन अनदर वीडियो। आज हम विज्ञान विषय के एक इम्पोर्टेंट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कल होने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सवाल रिपीट होने वाले, बहुत सवाल आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, तापमान का मात्रक कौन सा है? यानी कि तापमान का जो ऐसा ही मात्रक वो कौन सा है? पास्कल, किलोग्राम, केल्विन या न्यूटन? तापमान का जैसे मात्रक क्या होता है आपका? केल्विन होता है, ध्यान में रखना है। निम्न में से, अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ, पास्कल किसका है? तो पास्कल दाब का होता है, किलोग्राम जो आपका द्रव्यमान का होता है, और न्यूटन किसका होता है? आपके बल का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो आपको पता है पारा। अगर आपसे पूछे कि कौन सा तत्व द्रव अवस्था में होता है कमरे के ताप पर? पारा। तो ये एक प्रकार से क्या है? धातु है। अधातु पूछे कि अधातु कमरे के ताप पर कौन सा होता है? तो आपको ब्रोमीन ध्यान रखना है। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? CO होता है, ध्यान रखना है। सी किसका है? कार्बन का। CO कोबाल्ट का। Cu कॉपर का है, यानी तांबा का। कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 16 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है आपके कैंसर के उपचार के लिए। फिर अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो स्पर्म है, यानी शुक्राणु है। अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपको अंडाणु याद रखना है, ध्यान रखना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका शुक्राणु सही हो जाएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी, तरल संयोजी ऊतक है, ये ध्यान में रखना है। वेग का मात्रक कौन सा है? तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है आपके वेग का मात्रक होता है। वाट शक्ति का होता है। किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड संवेग का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है हमारा कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? देखो औसत चाल पहले तो ध्यान में रखना है। देखो पहले तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है कि पहले कितनी वस्तु दूरी तय कर रही है? 16 मीटर। फिर कितनी दूरी तय कर रही है? फिर वापस 16 मीटर। ठीक है, तो ये तो इसकी दूरी होगी, तो औसत दूरी क्या होगी? 16 + 16, इसको ऐड कर दो आप, 16 + 16 मीटर हो गया। तो 16 + 16 मीटर कितना हो गया? 32 मीटर हो गया। अब ये बोल रहा है कि दूरी कितनी, पहले कितने में दूरी तय की? 4 सेकंड में। फिर कितने में दूरी तय की? 2 सेकंड में। तो ये समय दे रखा है, तो उनको भी आप ऐड कर लो। 4 + 2 कितना हुआ आपका? 6 सेकंड हो गया। ठीक है, अब आपको औसत दूरी चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आपका? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो आपके पास दूरी कितनी आई कुल मिलाकर? 32 आई। दोनों को ऐड किया तो 32 आई। और समय कितना आया? 6 सेकंड। 32 को जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.33 आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, 5.33 मीटर सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना था? इसका आंसर निकालना था, इस प्रकार से फॉर्मूला लगा के। फिर हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम होते हैं। ये ध्यान में रखना है कि 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं आपके? 1000 किलोग्राम होते हैं। निम्न में से बल का सूत्र देखो, बल क्या होता है? बल का सूत्र क्या होता है? F = क्या होता है? ma होता है। F जो होता है किसके गुणनफल के बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ये दे रखा है, पहला ही दे रखा है F = ma। तो इसका आंसर हो जाएगा F = ma, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ma। तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक क्या है? मीटर। तरंग दैर्ध्य को ऐसे मात्रक किसमें मापते हैं? मीटर के अंदर मापा जाता है, ध्यान में रखना। और किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। ठीक है, मृदा से प्राप्त होने वाला निम्न में से कौन सा पोषक तत्व? तो मृदा से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? नाइट्रोजन प्राप्त होता है, ध्यान में रखना है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? बड़ा ही अच्छा सवाल है ये कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की क्या किसी तत्व की संयोजन क्षमता उसकी क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। बड़ा अच्छा सवाल है कि उसको क्या बोलते हैं? हम संयोजकता कहते हैं। क्लियर। फिर हमारा अगला सवाल देखा, रक्त के तरल अदात्री भाग को क्या बोलते हैं? तो रक्त के जो तरल अदात्री भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, ध्यान में रखना, प्लाज्मा बोलते हैं। फिर अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल दे रखा है हमारा कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को वस्तु का क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ध्यान में रखना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। और वेग क्या होता है? कि वस्तु जब निश्चित दिशा में उचित दिशा में निश्चित दिशा में दूरी तय करता है, उसको हम वेग कहते हैं। अगला सवाल है, 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहते हैं? शोर। शोर बोलते हैं उसको। यानी कि 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की ध्वनि को क्या बोलते हैं? वैसे तो शोर में आती है, ध्वनि प्रदूषण में आती है, लेकिन उस ध्वनि को बोलते क्या है आपको? पराश्रव्य ध्वनि। क्या बोलते हैं इसको? पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं इसको। पराश्रव्य ध्वनि। एक मिनट। उसको हम क्या बोलेंगे? पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि बोलेंगे। पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि। क्लियर। फिर हमारा अगला है, भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में कितनी वृद्धि हुई? तो आपके ये कितनी वृद्धि हुई? 25% लगभग। ये जो आंकड़ा जो दे रखा है उस हिसाब से ये कितना है? 25% है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, दोनों ध्यान में रखने हैं। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईयूपीएसी का पूरा नाम मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। स्टोमेटा किसे कहते हैं? स्टोमेटा क्या होते हैं? जो पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या कार्य करता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, गैसों का आदान प्रदान करने की क्रिया करता है। ये काम किसका होता है? आपके स्टोमेटा या रंध्रों का होता है, ध्यान में रखना। त्वरण किसे कहते हैं? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। मैं फिर से बता दूं, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, ध्यान में रखना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एक समान चाल से गतिमान वस्तु के दूरी और समय के बीच में ग्राफ, तो देखो दूरी और बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? देखो एकदम सीधा स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, मान लो यहाँ पर आप समय ले रहे हो, यहाँ पर आप दूरी ले रहे हो, और इसके बीच में एक सीधा ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, समय और दूरी के बीच में, क्योंकि चाल कैसी एक समान है। अगर असमान चाल होती तो ये ग्राफ सीधा प्राप्त नहीं होता। फिर हमारा अगले सवालों पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये क्या नियम कहता है कि भाई किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल, कोई वस्तु उस पर लगने वाला बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, और दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान गुणनफल बराबर होता है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोनों द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि एफ इजिकल टू क्या होता है आपका? एफ इजिकल टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम, एम अपॉन डी स्क्वायर। ये है आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। यानी एफ इजिकल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का दिखेगा एग्जाम के अंदर, देख लेना। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर मापने पर 20 न्यूटन है, ठीक है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? अब देखो, ये ऐसा सवाल अगर आपने, तो आपको ध्यान में रखना कि जब जो कोई भी वस्तु का भार जो पृथ्वी पर होता है, उसका एक जो बेसिकली क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो होता है वो चंद्रमा की तुलना में ज़्यादा होता है। और जो चंद्रमा जो होता है उसका जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी के क्या होता है? 1/6 भाग होता है। कौन सा भाग होता है? 1/6 भाग होता है। तो अगर एक वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर 20 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो एक, अब यहाँ पर भार कितना है? 20 न्यूटन, तो 20 हो गया यहाँ पर, और 6 नीचे। अब 20 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा आपके 3.33 न्यूटन, ये आंसर होगा इसका। 3.33 न्यूटन आ जाएगा इसका। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आंकड़ा कोई और होता तो भी वो 1/6 में भाग हो जाता। यहाँ पर मान लो 100 न्यूटन होता तो भी आपको 100 के अंदर 6 को डिवाइड करते तो इसका आंसर आ जाता। फिर अपना अगला सवाल है, कार्य की परिभाषा लिखिए। तो कार्य क्या होता है? देखो, जब भी किसी भी वस्तु पर वर्क करते हैं, हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो एक वस्तु के अंदर स्थिति आकार में, उसकी स्थिति के अंदर उसके समय के साथ में उसके स्थिति आकार में क्या देखने को मिलता है? चेंज देखने को मिलता है। तो अब हम कहते हैं कि हाँ, उसके आकार उस पर हमने क्या किया है? कार्य किया है। उसको बेसिकली कार्य का जो ऐसे ही मात्रक, क्या ऐसे यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है आपके? जूल होती है, कार्य की और ऊर्जा की, दोनों की। अनुरणन किसे कहते हैं? देखिए, अनुरणन क्या होता है कि मान लो एक बहुत ही बड़ा आपने सिनेमा हॉल देखा होगा, एक बहुत ही बड़ा बंद हॉल है या एक बहुत ही बड़ा बंद कमरा है। उसके अंदर जब भी कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ध्वनि बार बार दीवार से टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है? वो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है उसका। और परावर्तन होता है तो वो जो ध्वनि होती है वो उस पूरे कमरे के अंदर काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। मैं उदाहरण आपके सिनेमा हॉल का देता हूँ। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल के अंदर पूरा पैक्ड सिनेमा हॉल होता है। जब इसमें कोई मूवी चल रही होती है तो उसकी जो ध्वनि होती है वो पूरे दीवार की जितनी भी सरफेस होती है उससे टकराती है, और टकरा के क्या करती है? वो गूंजती है। उस पूरे हॉल के अंदर क्या होती है? वो ध्वनि क्या करती है? परावर्तन करती है, रिफ्लेक्शन करती है, ताकि वो ध्वनि काफ़ी लंबे समय तक उस हॉल में बनी रहती है और वो प्रॉपर वे में सबको क्या देती है? सुनाई देती है। उसको हम क्या बोलते हैं? अनुरणन कहते हैं, ध्यान में रखना है। हड्डियों और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हम उसका कौन सा यंत्र? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखना। स्टेथोस्कोप, ध्यान में रखना, ये इसका यंत्र का उपयोग करते हैं। खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, खुले समूह के समुद्रों के अंदर मछलियाँ वगैरह होती है, फिशेज वगैरह होती है, आपने देखा होगा। तो किस प्रकार से उनको पता लगाया जाता है? फिशिंग करके, प्रोसेस के थ्रू उसको उसमें पता लगाया जाता है इसके अंदर। अंतराफसलीकरण की परिभाषा। अंतराफसलीकरण में क्या होता है कि एक खेत के अंदर, एक भूमि के अंदर जो फसलों को समय बदल बदल कर क्या किया जाता है? उगाया जाता है। मान लो एक खेत के अंदर एक ऋतु के अंदर आपने गेहूँ बोया है, या उसी समय कुछ समय बाद आप उसी में अगले ऋतु में अंदर आप और फसल बोगे, फिर अगले और फसल बोगे। तो ये क्या, इस प्रकार से फसलों में अंतर, यानी कि समय के साथ, बदलते समय के साथ में बदल बदल कर फसलों का बोना क्या कहलाता है? आपके अंतरा फसलीकरण कहलाता है। फिर हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? बर्फ का जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पता ही आपको कि बर्फ का ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? आपका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है? तो पता ही है मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में निश्चित या अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। और यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है? आपके यौगिक का निर्माण होता है। रासायनिक संयोजन को नियमों को भाग लिखिए। देखो, रासायनिक संयोजन के नियम आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। द्रव्यमान अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस प्रकार से कई सारे नियम है इसमें। समस्थानिकों के दो उपयोग। देखो, समस्थानिकों के दो उपयोग। समस्थानिक पता ही है आपको। समस्थानिक की बात करें जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। देखो, समस्थानिकों का उपयोग तो क्या है? कोबाल्ट 60, अगर ये पूछे कि कोबाल्ट 60 जिसका उपयोग समस्थानिक, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यूरेनियम जिसका उपयोग परमाणु भट्टी के अंदर किया जाता है। आयोडीन जिसका उपयोग घेंगा रोग के उपचार के लिए किया जाता है, गलगंड रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये सारे उपयोग किसके? आपके समस्थानिक के उपयोग हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दो अंतर बताने हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? बेसिकली कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोशिकांग वगैरह इतने प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिकांग वगैरह सारे के सारे पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो जिसके अंदर उनका जो कोशिका होती है वो सुस्पष्ट रूप से विकसित नहीं होती, बल्कि यूकैरियोट में क्या होती है? सुस्पष्ट रूप से विकसित होती है। अगला सवाल है, पैरेंकाइमा और कोलेंकाइमा ऊतकों का नामांकित चित्र बनाया है। तो ये देखो, दोनों डायग्राम पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, तीनों के तीनों कैसे हैं? सरल पादप ऊतक के, ध्यान में रखना है। तो इनके डायग्राम आपको बनाने हैं। अगला सवाल है,
अगला सवाल दे रखा है जो देखो इसमें भी आपको जो मैंने पहले सवाल कराया था औसत चाल एवरेज निकालना है, उसी प्रकार से देखो ये ओडोमीटर जो आपको दूरी मापने में काम आता है, जो और यात्रा शुरू करते हैं ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दर्शा रहा है, फिर चलता है 2400 प्रदर्शित करता है, इस मात्रा में 8 घंटे लगते हैं, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको वही इस प्रकार से फॉर्मूले पे उसको ऐड करके उसको इसमें से 2400 है, ये 2000 तो कितनी दूरी तय की 400 किलोमीटर। अब 400 किलोमीटर हो गए, इस यात्रा में इस यात्रा के अंदर 8 घंटे का समय लगा, तो उसमें आपको वही औसत चाल का फॉर्मूला लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। गति का प्रथम नियम क्या लिखिए, तो गति का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम, कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तब तक विराम अवस्था में रहती है, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करते, उसको वो क्या कहलाता है, गति का प्रथम नियम। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है, घटना किस नियम के कारण होती है, तो ये कौन सा नियम है, आपके तीसरा नियम है, जो गति का तीसरा नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसी क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर ये काम करता है। अगला सवाल है, पानी की सतह पर रखने पर वस्तु तैरती है डूबती है। तो देखो आपने उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ा हुआ कि किसी कोई भी वस्तु की पानी की सतह पर एक बल लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल, ऊपर की ओर एक बल लगता है, पानी द्वारा ऊपर के लगने वाला बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। अब वस्तु पानी में कब डूबती है, देखो जब किसी वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा है तो वस्तु को क्या करती है, वो पानी में डूब जाती है, और जब किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है तो वो वस्तु पर क्या करती है, तैरती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला सवाल है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सूत्र। देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये स्थितिज ऊर्जा का है, ये गतिज ऊर्जा का है, ध्यान में रखना है। ध्वनि के परावर्तन का चित्र बनाना, तो मैंने अभी जो पीछे जो बताया अनुरणन वाला, उसी से रिलेटेड ये इसमें डायग्राम बनाना है आपको। मधुमक्खी पालन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो पता ही आपको मधुमक्खी पालन, देखो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है किस प्रकार से, जो हरे भरे खेत होते हैं, जब फल फूल ज़्यादा होते हैं, मकरंद लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए वहाँ पर क्या किया जाता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है। बड़े से बॉक्स लगाए जाते हैं उस एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, जहाँ ज़्यादा पुष्प होते हो, तो वहाँ पर बॉक्स के थ्रू क्या किया जाता है, वहाँ पर उस बॉक्स के अंदर उसको रखा जाता है, ताकि मधुमक्खियाँ वो जो भी होती है वो अपना छत्ता बना सके, मकरंद को ग्रहण करके वहाँ पर छत्ता बनाती है। तो वो सारे के सारे मधुमक्खियों की प्रजातियाँ पता ही है, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फैल्सीपेरम, ये आपकी जो एपिस इंडिका वगैरह, ये सारी की सारी आपके मधुमक्खियों की प्रजातियाँ हैं। तो ये इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है इसमें। फिर हमारा अगला सवाल है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो देखो वाष्पीकरण को, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण को टेम्परेचर वगैरह है, नमी वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह है, जो तापमान वगैरह है, कई सारे कारक क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। यौगिकों का सूत्र, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 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 SO4। तो ये क्या है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। ये कहते किसका है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। फिर आपको क्या करना है, यौगिकों के नाम लिखने हैं, CaOH2 और Al2O3। तो CaOH2 क्या है, CaOH2 क्या आपका कैल्शियम, CaOH2 क्या आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे इसे ठीक है। तो मैं बता दिया इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ध्यान में रखें। फिर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक के ऊपर। तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। नर्व सेल्स पाई जाती है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक सूचनाओं को लेकर जाता है, वापिस सूचनाओं को लेकर आता है। तो ये सारा का सारा काम किसका होता है, तंत्रिका ऊतक का होता है। पेशीय ऊतक, मसल्स पाई जाती है, जो पेशीय ऊतक, जो हमारे मसल्स वगैरह होती है, मांसपेशियाँ वगैरह, उसमें पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होता है, पेशीय ऊतक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पीछे बताया मैंने, उसके आपको इंपॉर्टेंस की, किन किन के अंदर इसका इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर काम आते है। तो आपको पहले तो गुरुत्वाकर्षण का नियम अच्छे से ध्यान होना चाहिए।
फिर आपके 100 वॉट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो एक माह में कितनी विद्युत खर्च करेगा? विद्युत खर्च की गणना करनी है। देखो इसको कैसे करना है, देखिए 100 वॉट का बल्ब अब कितने घंटे चल रहा है? 10 घंटे चल रहा है। तो एक दिन का 10 घंटे चल रहा है तो 30 दिन में कितने हुए? तो 10 इंटू 30, 10 इंटू 30 यानी कितने हुए आपके? इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखो एक दिन में 100 घंटे, 100 वॉट का बल्ब है, एक दिन में कितने घंटे चलता है? 10 घंटे। तो 10 घंटे 30 दिन का खर्च बताइए, एक महीने में कितने दिन हुए? 30। तो ये कितने घंटे हुए? 300 घंटे हुए, 300 घंटे हुए, 300 घंटे हुए, ठीक है, 300 घंटे हुए। अब कि एक माह में कितनी विद्युत खर्च करेगा? तो देखो एक माह में कितनी विद्युत खर्च करेगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर देखो शक्ति के लिए यहाँ पर फॉर्मूला उस कंडीशन में पी इंटू टी, एनर्जी निकालनी पी इंटू टी, पी क्या है? पावर, यानी कितनी है यहाँ पर पावर? कितनी है? 100 वॉट, 100 वॉट है। हमारे पास समय कितना है? 300 घंटे, तो 300 से गुणा कर लो, 300 से 100 गुणा किए तो कितना आया? 30,000। कितना आया ये? 30,000 आया। अब 30,000 ये कितना है? वॉट है, 30,000 वॉट। तो किलो वॉट में कितना हो जाएगा भाई? किलो वॉट में 1000 वॉट होते, किलो वॉट में कितना हो जाएगा? 30 किलो ओवर, यानी कि 30 किलो ओवर। तो आंसर कैसे कितना आ जाएगा? 30 किलो, 30 किलो के प्रति ओवर, ठीक है। फिर अपना अगला सवाल है, रदरफोर्ड का मॉडल को बताना है और फिर पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। तो रदरफोर्ड का मॉडल बताइए आपको। प्लंग जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल लिया था अल्फा कणों को लेकर, उन्होंने वो अल्फा कणों सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई थी, तो उसमें से अधिकांश कण उसमें से निकल गए, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ कुछ 180 डिग्री का एंगल बना के वापस आ गए। तो उसके आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है जिसमें से अधिकांश किरणें निकल जाती। तो वो सारा का सारा आपको इसमें रदरफोर्ड के मॉडल में आपको दर्शाना है। फिर पादप कोशिका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछा जाता है आपकी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं का चित्र पूछा गया था, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, आवर्ती, आवर्ती के पर एक प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। आयाम क्या होता है? अपने मध्य के इर्द गिर्द कंपन जो होता है, माने मध्य के माध्यम मतलब मीडियम वाला भाग होता है, मध्य में एक कंपन के जो इर्द गिर्द कंपन होता है उसको क्या कहता है? आवर्तकाल। और एक आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन होने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो तीनों की आपको परिभाषा याद रखनी है। फिर आपके ध्वनि की बहुल परिवर्तन का नियम, फसल सुरक्षा प्रबंधन और फसल उत्पादन प्रबंधन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो बड़ा देखिए बड़ा ही अच्छा पेपर है बहुत ही, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कई सारे सवाल आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पेपर ये प्रश्न सारे के सारे। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अपने एक और वीडियो के अंदर।